अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। समाजी राब्तों की अहम एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने मंगल के रोज़ दोपहर 12:30 बजे अचानक काम करना बंद कर दिया। इस दौरान ना मैसेजेस भेजे जा रहे थे और ना ही उसूल किए जा रहे थे। ग्रुप मैसेज भी उसूल नहीं हो पा रहे थे और पेमेंट सर्विसेज ने भी काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप का ये बहरान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद पैगामात के आने जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप के तकरीबन 2 घंटे तक ठप रहने के सबब सारिफिन का बुरा हाल रहा और कई अरब पैगामात मुअल्लक होकर रह गए। दोस्तों से बात करनी हो, किसी फाइल को शेयर करना हो या मुलाजिमीन को कोई हिदायत देनी हो, इस तरह के तमाम काम बंद रहे। ख्याल रहे कि 10 साल कबल मुतारिफ कराई गई मोबाइल ऐप व्हाट्सएप 180 ममालिक में मकबूल है और इस पर हर रोज़ तकरीबन 100 अरब पैगामात भेजे और उसूल किए जाते हैं। इस हिसाब से 2 घंटे के दौरान व्हाट्सएप पर 8 बिलियन पैगामात भेजे या उसूल किए जाते हैं। एक एप्लीकेशन के मुताबिक हर सारिफ करीब 38 मिनट हर रोज़ व्हाट्सएप पर काम करता है। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 39 करोड़ सारिफ हैं। जैसे ही व्हाट्सएप सर्विसेज डाउन हुई वैसे ही ट्विटर से लेकर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अपनी परेशानियां बयान करनी शुरू कर दी। इसके बाद व्हाट्सएप डाउन जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक की सर्विस डाउन होती है तो ट्विटर का इस्तेमाल आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा किया जाने लगता है। इसके अलावा इश्तिहारात पर काम करने वाली फर्म स्टैंडर्ड मीडिया इंडेक्स ने कहा कि व्हाट्सएप के डाउन होने के सबब कंपनी को हर घंटे तकरीबन $5.45 मिलियन का नुकसान होने का खदशा है। ताहम इश्तिहारात से होने वाली आमदनी ज़्यादा दिनों तक मुतासिर नहीं रहेगी। आज यानी मंगल के रोज साल का आखिरी सूरज ग्रहण हुआ। आज का सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में करीब 2 घंटे तक दिखाई दिया। इसे मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में देखा गया। मुल्क में सबसे पहले ये अमृतसर में शाम 4:19 पर नजर आया। वहीं मुंबई में शाम 6:09 तक सूरज ग्रहण दिखाई दिया। ज़्यादातर जगह सूरज ग्रहण सूरज के गुरूब के साथ ही खत्म हो गया। हिंदुस्तान से पहले दुनिया के अलग अलग मुल्कों में सूरज ग्रहण देखा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूरज ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में देखा गया। बांग्लादेश में तबाही बर्पा करने के बाद गर्दाबी तूफान सितरंग ने मगरबी बंगाल होते हुए आसाम में कदम रख दिया। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में भी इस तूफान ने खौफनाक नज़ारा पेश किया, लेकिन पहले से उठाए गए एहतियाती इक़दाम की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस दरमियान आसाम से जो खबरें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और ज़ोरदार बारिश भी हो रही है। महकमा मौसमियात ने अपने एक बयान में बताया कि आइंदा 6 घंटे तशवीशनाक है और इस दौरान आसाम के साथ साथ इससे मलक रियासतों मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। 6 घंटे बाद तूफानी हवाएं और तेज़ बारिश में कमी होने की उम्मीद की जा रही है। गोया कि अगले कुछ घंटे मुश्किल गुजरने वाले हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, शुमाल मशरिक आसाम, मेघालय और नागालैंड के ऐसे हिस्से जहां अभी सितरंग का असर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, वहां भी आइंदा कुछ घंटों में ज़ोरदार बारिश या फिर हल्की बारिश का अंदेशा है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि गर्दाबी तूफान सितरंग मंगल यानी आज शाम तक कमज़ोर होकर कम दबाव वाले इलाके में बदल सकता है। ये जानकारी IMD के जरिए भी दी गई है।
कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर ऋषि सुनक को बर्तानिया के बादशाह चार्ल्स सुवम ने आज बर्तानिया का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। ऋषि सुनक ने 25 अक्टूबर को लंदन के बकिंघम पैलेस में बादशाह चार्ल्स सुवम से मुलाकात की। वहां बादशाह चार्ल्स सुवम ने उन्हें हुकूमत साजी के लिए मदऊ करते हुए मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया। काबिल जिक्र के बर्तानिया के साबिक वजीर मालियात ऋषि सुनक हिंद नस्साद हैं और वो गुज़िश्ता 210 साल में बर्तानिया के सबसे कम उम्र के वजीर आजम हैं। बादशाह चार्ल्स सुवम से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपने पहले खिताब में कहा कि मैं गलतियों की इस्लाह के लिए मुंतखब किया गया हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं ईमानदारी और इंकिसारी के साथ आपकी खिदमत करूंगा और बर्तानिया के लोगों की लगातार खिदमत करूंगा। हम साथ मिलकर हैरत अंगेज चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हम लायक मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। ऋषि सुनक ने अपने खिताब में अवाम को यकीन दिलाया कि वो बर्तानिया को खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत हर सतह पर ईमानदारी और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ेगी। वो मजीद कहते हैं कि एतमाद हासिल किया जाता है और मैं आप सबका यकीन कमाऊंगा। बर्तानिया एक अजीम मुल्क है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि मुल्क एक संगीन माशी चैलेंज का सामना कर रहा है। आगे मुश्किल फैसले लिए जाएंगे। इस वक्त हमारा मुल्क गहरे माशी बहरान से नबरद आजमा है। To want to improve growth in this country, it is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this, I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability. इंफोसिस के शरीक बानी नारायण मूर्ति ने मंगल को कहा कि उन्हें अपने दामाद ऋषि सुनक पर फख्र है, जो बर्तानिया के पहले हिंदुस्तानी निषाद वजीर आजम बने। आज जारी एक बयान में नारायण मूर्ति ने कहा कि ऋषि को मुबारकबाद, हमें उन पर फख्र है और उनकी कामयाबी के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वो बर्तानिया के लोगों के लिए सबसे बेहतर करेंगे। सुनक की शादी 2009 में इंफोसिस के शरीक बानी की बेटी अक्षिता मूर्ति से हुई थी। सुनक को पीर के रोज़ बर्तानिया का वजीर आजम बनाया गया। इसे इत्तेफाकी कहा जाए कि दिवाली के दिन सुनक को ये मौका मिला और इससे इस त्यौहार का जोश दुबाला हो गया। हिंदुस्तानी लोगों ने बर्तानिया में खूब दिवाली मनाई और हिंदुस्तान में भी इस मौके को जश्न के तौर पर मनाया गया। वेस्टमिंस्टर के अमीर तरीन सियासतदानों में से एक ऋषि सुनक 2 माह से भी कम अरसे में बर्तानिया के तीसरे वजीर आजम बने हैं। वो जदीद दौर में बर्तानिया के वजीर आजम बनने वाले सबसे कम उम्र रहनुमा हैं। हिंद नसाद ऋषि सुनक यूके के अगले वजीर आजम बन चुके हैं, लेकिन लोग क्रिकेटर आशीष नेहरा को बधाई दे रहे हैं। दरअसल दोनों के चेहरे काफ़ी मेल खाते हैं। कुछ यूजर्स ने सुनक और बॉलीवुड एक्टर जिम सरफ के बीच तकाबुल किया है। कुछ यूजर्स ने नेहरा के मोदी विराट के साथ के फोटो शेयर कर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि आशीष नेहरा को ब्रिटेन का पीएम चुन लिया गया।
अमित नाम के यूजर ने दोनों की तस्वीर शेयर कर लिखा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बाईं तरफ साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर आशीष नेहरा और दाईं तरफ ऋषि सुनक हैं जो जल्द इंग्लैंड के वजीर आजम बनने वाले हैं। रितु नाम के एक यूजर ने आशीष नेहरा के साथ विराट कोहली की बचपन की तस्वीर शेयर की और लिखा, इंग्लैंड के वजीर आजम ऋषि सुनक नौजवान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए हेटर्स इन्हें आशीष नेहरा कहेंगे। डीजे सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि ऋषि और आशीष नेहरा भाई थे जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। एक यूजर ने ट्वीट किया कि बधाई हो आशीष नेहरा, क्या सफर रहा है आपका 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लेने से लेकर 2022 में इंग्लैंड के वजीर आजम बनने तक। वहीं एक यूजर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ आशीष नेहरा की एक फोटो शेयर कर लिखा कि पीएम मोदी और पीएम ऋषि सुनक कोहिनूर को वापस लाने के बारे में बात करते हुए। दिवाली के दूसरे दिन लोगों को उस वक्त महंगाई का झटका लगा जब यूपी के कई अहम शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। तहाँ मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम गैर तब्दील रहे। हैदराबाद में भी पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ख्याल है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल के दामों में नशीबो फराज का दौर जारी है। मंगल के रोज WTI खाम तेल के दामों में मामूली इजाफा दर्ज किया गया जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। अब वहां पेट्रोल 97 रुपये फी लीटर और डीजल 90 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 3 रोजा वक्फे पर है। दिवाली के मौके पर पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत यात्रियों, कैंप मजदूरों और ड्राइवरों को दिवाली का तोहफा पेश किया। राहुल गांधी ने तोहफे में तमाम लोगों को एक खत के साथ मिठाई और चांदी का सिक्का पेश किया। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर चांदी के सिक्के और खत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया, वाह खूबसूरत, अपनेपन से भरपूर। दिवाली के मुबारक मौके पर राहुल गांधी ने भारत यात्रियों, कैंप के मजदूरों और ड्राइवरों को एक खत, मिठाई और चांदी के सिक्के की सूरत में एक बेहतरीन तोहफा दिया जिसे वो कभी भुला नहीं सकेंगे। राहुल गांधी ने अपने साथियों को, कारकुनों को जो खत इरसाल किया उसमें लिखा कि प्यारे साथियों, इस खूबसूरत भारत जोड़ो यात्रा में आप सभी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। खुद मैं और हमारे भारत की सच्ची इक़दार में आपका यकीन ही नफरत को हराएगा और आगे का रास्ता रोशन करेगा। आपको और आपके अहले खाना को मेरी तरफ से दिवाली की दिली मुबारकबाद। बातें नहीं काम करो, बोलो नहीं करके दिखाओ, वादा नहीं सबूत दो। गुजरात के वडोदरा शहर में दिवाली की शब फिरका वाराना कशीदगी और तसादुम आराई के बाद पुलिस ने मंगल की सुबह तक कम से कम 1 दर्जन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमीन की निशानदही की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिरका वाराना तसादुम पीर रात शहर के पानी गेट इलाके में हुआ। मकामी मीडिया से खिताब करते हुए वडोदरा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर यशपाल जगानिया ने कहा कि तशद्दुद की असल वजूहात मालूम नहीं हो सकी। जैसे ही पुलिस को वाक़े की इत्तला मौसूल हुई, शहर भर के अहलकारों को मौके पर रवाना किया गया और सूरत हाल को काबू किया गया। घर की छतों से पेट्रोल बम फेंके गए। इस सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है। ओहदेदारों का कहना है कि तसादुम से कबल स्ट्रीट लाइट्स काट दी गई थी जिसके बाद दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। एक मकामी रिहायशी के मुताबिक तसादुम एक कॉलेज के नजदीक पटाखा फोड़ने को लेकर होने वाले झगड़े के बाद शुरू हुआ था। एक एजेंसी ने यशपाल जगानिया के हवाले से इत्तला दी कि पीर की रात शहर के पानीगेट इलाके में मुस्लिम मेडिकल सेंटर पर पथराव का वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए जा रहे हैं। इससे पहले इस माह की 3 तारीख को भी वडोदरा में फिरका वाराना फसाद हुआ था। उस वक्त एक मंदिर के नजदीक बिजली के खंभे पर ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाने के बाद झगड़ा हुआ था। वीडियो उतारने के सब उधर से डालते थे, उधर से डालते थे, दिखे ना, देखो ये सब दिखे ना, गाड़ी सब दिखे ना, गाड़ियाँ उधर रखी ना, देखो सब पुलिस वाले कितने सब चलेंगे उधर, साले मुंह दिखेंगे, पुलिस वाले आएंगे ना, देखो ना, फिर चाचा छिपा खड़ी जब भी वो मार देंगे। देवी माता पेट्रोल बम
गुजरात में अहमदाबाद शहर के सारंगपुर इलाके में मंगल को एक कपड़े के गोदाम में पटाखे की चिंगारी से लगी आग में गैस सिलेंडर फट गया और इसकी जद में आने से 6 मकान जलकर खाक हो गए। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर जयेश भाई खड़िया ने बताया कि सारंगपुर में लालनो हेडलू सिनेमा पानी की टंकी के करीब आज सुबह एक कपड़े की गोदाम में अचानक पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों के साथ फायर फाइटर मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आज सुबह आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर यूसुफ भाई पठान ने बताया कि दरमियान किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन इस गोदाम के ऊपर वाक़े 11 मकानों में से 6 घर आग की जद में आ गए और उनमें रखे 4 गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिससे वहां रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। फायर फाइटरों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाकर दीगर 5 घरों को आग की जद से बचा लिया और घरों में फंसे लोगों को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई शुरू की। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कस्बे सोपुर में दौरान शब आग की एक वारदात में एक मस्जिद और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा, जबकि आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि सोपुर के तारजू इलाके की इज्जत शाह कॉलोनी में पीर और मंगल की दरमियानी रात एक 2 मंजिला मकान और मस्जिद मुस्तफ़ा नामी एक मस्जिद में आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही महकमे फायर एंड इमरजेंसी का अमला मुताल्लिका साजो सामान समेत जाए वारदात पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश में जुट गया। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में मस्जिद और रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस दौरान एक गैस सिलेंडर का धमाका भी हुआ, जिससे आग की शिद्दत तेज हुई और उसके नतीजे में 2 फायर फाइटर जख्मी हो गए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो दुनिया की फलाह व बहबूद की बात कर रहा है। वो विश्व गुरु था और यकीनी तौर पर एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। धनखड़ आज आबू रोड पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की 25वीं सालगिरह और दीपावली मिलन तकरीब में शिरकत की और चिराग जलाकर सालगिरह की तकरीबात का आगाज किया। आज के दिन जब भारत बदल रहा है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वो करिश्मे हुए हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। भारतीय होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, लेट अस सेलिब्रेट राइज ऑफ इंडिया। भारत ने वो कर दिखाया है दुनिया के सामने जिसकी कल्पना कभी कोई कर नहीं सकता था। आज के दिन भारत के नवयुवक के दिल और दिमाग में एक विचार की आवश्यकता है। धन उसके लिए बाधक बिल्कुल नहीं है, ये भारत का बदलाव है। मारूफ शिया आलिम और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी तवील अलालत के बाद मंगल की सुबह अपनी रिहायशगाह वाक़े खानका सवक्त नवाकदाल में इंतकाल कर गए। वह 86 बरस के थे। ख़ानदानी ज़राए से मालूम हुआ कि मौसूफ आलिम दीन कुछ अरसे से अलील थे और गुज़िश्ता 2 दिनों से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि मंगल की सुबह अपनी रिहायशगाह पर दाई अजल को लब्बैक कह गए। मरहूम आलिम दीन को बाज़ ज़ुहरैन अपने आबाई ख़बरस्तान वाक़ बाबा मिर्ज़ा जडीबल में सुपुर्द खाक किया गया। आपके जनाजे में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा हज़ारों की तादाद में आपके चाहने वालों ने हिस्सा लिया और अश्कबार आंखों से अपने दीनी पेशवा को विदा किया। बता दें कि मौलाना अब्बास अंसारी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कर्नाटका में एक लिंगायत संत की मौत की खबर से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंचुगल बंदी मठ के एक लिंगायत संत अपने मठ में पंखे से लटके हुए मिले। संत की मौत की वजह से भी इसके बारे में
फिलहाल मालूम नहीं हो सका। हालांकि पुलिस का कहना है कि संत को ब्लैकमेल किया जा रहा था। कुदूर पुलिस ने इस वाक़े के ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि संत की लाश 24 अक्टूबर को मठ के पूजा घर में मिली। पुलिस ने गैर फितरी मौत का केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। महलूक संत का नाम बसवलिंगेश्वर स्वामी था और वो कंचुगुल मठ के सरकर्दा संत थे। पुलिस बसवलिंगेश्वर स्वामी के पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि मौत की वजह जानने में आसानी हो। पुलिस को संत बसवलिंगेश्वर स्वामी की लाश के पास से 2 सफ़े का एक खुदकुशी नोट मिला। बताया जा रहा है कि इसमें संत ने कुछ लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। खुदकुशी नोट में इस्तेसाल और ब्लैकमेलिंग जैसे इल्जाम आयद किए गए हैं। इस नोट में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं कि कुछ लोग संत को मठ से हटाना चाह रहे थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि इससे मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक नोटिस उस वक्त सुर्खी बन गया जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इस नोटिस में लिखा था, ये लगातार देखने में आ रहा है कि खातून एडवोकेट्स ओपन कोर्ट में अपने बाल सुधारती या संवारती हैं। ये काम कोर्ट के कामकाज में खलल डालता है, इसीलिए उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो ऐसे कामों से बचें। रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े एक ओहदेदार ने कहा कि नोटिस सिर्फ कोर्ट रूम की डिग्निटी बनाए रखने के लिए जारी किया गया था। किसी भी तरह के तनाज़े से बचने के लिए इसे वापस ले लिया गया। इंदिरा ने नोटिस शेयर करते हुए लिखा था कि वाह, अब देखिए कौन खातून एडवोकेट्स को डायरेक्शन दे रहा है और क्यों। नोटिस 20 अक्टूबर को कोर्ट में चिस्पान किया गया था। हालांकि मुखालिफत के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसके बारे में मंगल को इंदिरा जयसिंह ने दोबारा ट्वीट किया। पुणे बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट पांडुरंग थोरबो ने कहा कि उनके ऑफिस को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स को जारी किए गए सभी नोटिस पुणे बार एसोसिएशन को भेजे जाते हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने एक बार फिर गूगल पर 936 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसी में अपनी हालत के गलत इस्तेमाल करने और एंटी मुकाबला जाती प्रैक्टिस के सबब गूगल पर यह जुर्माने आयद किए। गुज़िश्ता हफ्ते ही मजीद एक मामले में सीसीआई ने गूगल पर 1337 करोड़ 36 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया था। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब गूगल पर जुर्माना आयद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीआई ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान के ऐप स्टोर के बाजार में स्मार्ट मोबाइल डिवाइस के लिए ओएस और एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल फोन ओएस में गूगल का दबदबा है। गूगल के प्ले स्टोर पॉलिसी में ऐप डेवलपर्स के लिए यह ज़रूरी है कि गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। अगर ऐप डेवलपर GPBS का इस्तेमाल करने की गूगल की पॉलिसी पर अमल नहीं करते हैं तो वो प्ले स्टोर पर अपने ऐप्स को नहीं रख सकते। ऐसे में एंड्रॉयड सारिफ की शक्ल में बड़े कस्टमर बेस को गंवा सकते हैं। सीसीआई ने गूगल पर मुकाबले वाले UPI ऐप्स को पेमेंट ऑप्शन से बाहर रखने के इल्जाम की भी जांच की। इन बातों की जांच के बाद सीसीआई ने गूगल पर खिलाफ वर्जी का इल्जाम पाया। सीसीआई ने गूगल को एंटी मुकाबला जाती प्रैक्टिस का गलत इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी। सीसीआई ने कहा कि गूगल किसी भी ऐप डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। साथ ही अब गूगल हिंदुस्तान में UPI के जरिए से अदायगी की सहूलत फराहम करने वाले ऐप्स के साथ किसी भी तरह की तफरीक नहीं कर सकता। सीसीआई का कहना है कि गूगल के जरिए रेवेन्यू डाटा पेश करने में कई तरह की खामियां पाई गई। इसके बाद सीसीआई ने गूगल के प्रोविजनल टर्नओवर पर 7% की शरह से 936 करोड़ 44 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाने का फैसला किया। साथ ही गूगल को फाइनेंशियल तफसीलात और इससे जुड़े दस्तावेजात मुहैया कराने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया। जर्मनी के तकरीबन निस्फ फूड बैंकों के सारिफिन की तादाद पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है और बहुत से ज़रूरतमंदों तक ग़िज़ाई इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। बढ़ती हुई मांग और अहतियात में कमी के सबब बहुत से गुरबा की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है और उनके पास अपनी ज़रूरियात पूरा करने के मुतबादिल ज़राए भी बहुत कम रह गए हैं। कोरोना की आलमी वबा पहले ही गोनागो मसाइल का सबब बनी हुई थी और अब सोने पर सुहागा हालिया कसाद बाजारी है। आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। मकामी अखबारात ऐसी खबरों और तबसरों से भरे पड़े हैं जिनमें ज़रूरतमंद अफराद को फूड बैंकों के लिए काम करने वाले रज़ाकारों की तरफ से फूड सप्लाई की किल्लत के सबब मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जर्मनी में फूड बैंक को टॉफिल कहा जाता है। साबिक जर्मन दारुल हुकूमत शहर बोन के फूड बैंक के रज़ाकार
गोइंटर गेसा ने इस अमर की तस्दीक की है कि फूड बैंकों की मेंबरशिप या रुकनीत की दरखास्तों में वाज़े इजाफा हुआ। वो कहते हैं कि फिलहाल हम नए क्लाइंट्स को सिर्फ उस वक्त ले सकते हैं जब दूसरे अफराद अपनी रुकनीत मंसूख कर दें। हमारी सलाहियत मुकम्मल तौर से अपनी हद तक पहुंच चुकी है। फिलीपींस में एक कॉलेज के एग्जाम हॉल की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहाँ एक एग्जाम लिख रहे सभी स्टूडेंट्स ने एंटी चीटिंग हैट पहनकर एग्जाम दिया। लेगाजपी शहर के बिकॉल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तुलबा को हेडगियर पहनने के लिए कहा गया, जिससे वो दूसरों के पेपर नहीं देख पाए। आसान लफ्जों में कहा जाए तो इम्तिहान के दौरान होने वाली नकल को रोकने के लिए ही स्टूडेंट्स से हेडगियर पहनने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स ने कार्डबोर्ड, अंडे की क्रेट और दीगर घरेलू सामान से एंटी चीटिंग हैट बनाए। कुछ स्टूडेंट्स को हेलमेट पहने, जबकि कुछ ने बड़ी टोपी और कुछ ने कार्डबोर्ड मिनियन पहना हुआ था। एक टीचर ने कहा कि वो चाहती थी कि बच्चे ईमानदारी से इम्तिहान लिखें, इसलिए उन्होंने ये मज़ेदार तरीका ढूंढा। इम्तिहान के दौरान स्टूडेंट्स ने ऐसी टोपी पहनी कि सोशल मीडिया पर लोगों की भी हंसी छूट गई और लोग फनी कमेंट्स कर रहे हैं। एक तालिब इल्म ने तो अपने चश्मे में ही पेपर लगा दिया ताकि ध्यान न भटके। पेपर कुछ इस तरीके से लगाया कि नज़र सिर्फ मछली की आंख यानी निशाने पर ही रहे। ब्रिटेन की सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने और माहौल को, एनवायरमेंटल सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए पैदल चलने का ट्रेंड बढ़ रहा है। हुकूमत भी इसे बढ़ावा दे रही है। कुछ अहम सड़कों पर पैदल चलने वालों को इनकरेज करने के लिए पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं जो पैदल चलने वालों का हौसला बढ़ाती है। दरअसल बर्मिंघम में किंग्स हीथ इलाके का रिप्रेजेंटेशन करने वाली काउंसिल लीजा ट्रिकेट का कहना है कि बर्मिंघम की अहम सड़क चलने के लिए मुफीद नहीं है। वहाँ धुएं और शोर की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है और वहाँ लॉरियों की भरमार है। फुटपाथ बस शेल्टर बने हुए हैं और यहाँ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होने की वजह से चलना दूभर है। मगर किंग्स हीथ और पूरे ब्रिटेन में हुकूमत पैदल चलने वालों को इनकरेज कर रही है। वहाँ वबा के दौरान लाए गए कई बदलाव हैं, जिनमें से एक पैदल चलना शामिल है। 2019 और 2021 के बीच लोगों ने पैदल सफ़र किया, जो सभी तरह की सफ़र में 26% से 21% ज़्यादा था। कार और बाइक से सफ़र में गिरावट आई है। 1 मील से ज़्यादा लंबी चहलकदमी सबसे तेज़ी से बढ़ी है। ज़्यादा इनकम वाले लोग जो गरीबों से कम चलते थे उन्होंने भी ज़्यादा चलना शुरू कर दिया है। लंदन की एक स्टडी में पाया गया है कि कुछ जोन्स में साइकिल चलाने से ज़्यादा पैदल चलाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। मई 2020 में हुकूमत ने पैदल चलने वालों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था। अगर हम इस पैकेज की बात करें तो हुकूमत ने उसके अंदर एक अलग से लेन बनाने का भी तयफ़ुन दिया था। ये सभी कवायद ब्रिटेन को 2005 तक, माफ़ कीजिएगा 2050 तक कार्बन एमिशन ज़ीरो कार्बन एमिशन तक लाने की डायरेक्शन में ये कदम है। ख़ास बात यह है कि बरसर इक़्तिदार लोग, यानी जो लोग बड़े ओहदों पर हैं, वो भी पैदल चलने को इनकरेज कर रहे हैं। ऐसा करने पर दीगर सहूलियतें दी जा रही हैं। इस तरह ब्रिटेन में आने वाले वक्त में पैदल चलने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होने का इम्कान है। 2021 में सबसे ज़्यादा लोग पैदल चले, लगभग उतनी ही जितनी बार वो गाड़ी चलाते थे। 2021 में एक शख्स ने औसतन 89 किलोमीटर्स की साइकिलिंग की, जो 2019 के मुकाबले में 1.5 किलोमीटर ज़्यादा है। ब्रिटेन की सड़कों पर 45.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रिटिश सड़कों पर साइकिलों की तादाद 5 अरब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मल जो छोटी मोटी ख़रीदारी होती है और अगर इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर के अंदर हो तो लोग पैदल चलना ही पसंद करते हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।